वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। सहरा में बड़ी खुशगवार खुनक हवा चल रही थी। उसी हवा में अभी तक मुझे वो खुशबू महसूस हो रही थी जो उस औरत की जाफरानी साड़ी में से आ रही थी। फिर ये खुशबू हल्की होते होते गायब हो गई। उस वक्त रात के 2:30 बजे का अमल होगा। अब वहाँ मेरा बैठना बेकार था। मेरा और पंडित दोनों का काम हो चुका था। मैंने सोचा यहाँ बैठ कर क्या करूँगा, वापस पंडित के पास ही चलता हूँ। मैं उठा और पंडित की कोठरी की तरफ चलने लगा। रेत के टीलों पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। वहाँ कोई दरख्त भी नहीं था। रेत ठंडी और नर्म थी। ओस गिर रही थी। खुनकी भी ज्यादा हो गई थी। सहराई इलाके में दिन तो गर्म होता है मगर रात बड़ी ठंडी होती है। चांद के डूब जाने के बाद सितारों की टिमटिमाहट ज्यादा हो गई थी। मैं रेत के छोटे टीलों के दरमियान से होकर जा रहा था। टीलों के नशेब में अंधेरा था। एक दो बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चंद कदम मेरे साथ चलकर अलग हो जाता है। एक जगह रुककर मैंने चारों तरफ देखा। वहां सिवाय मेरे दूसरा कोई भी नहीं था। मैंने उसे अपना वहम समझा और आगे चल पड़ा। पंडित की कोठरी का दरवाजा बंद था। मैंने सुराख में अंदर झांक कर देखा। कोठरी में अंधेरा छाया हुआ था। पंडित मुड़ी वाले सुराख की बत्ती बुझाने के बाद अपनी कोठरी की बत्ती भी बुझाकर सो गया था। उसे मालूम था कि मैं अवतार सावर्धन की मुड़ी पर 1,00,000 बार हरि ओम का जाप करके ही वापस लौटूंगा। कोठरी के बाहर एक तरफ लकड़ी का पुराना बेंच पड़ा हुआ था। मैं उस पर लेट गया। नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने मंगलसूत्र वाला हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। अभी मैं पूरी तरह सोया नहीं था कि अचानक मुझे लगा किसी ने मेरे मंगलसूत्र वाले हाथ पर अपना हाथ रख दिया है। मैंने जल्दी से हाथ झटक दिया और उठकर बैठ गया। मुझे ख्याल आया कि ये कोई सहराई चूहा वगैरह होगा जो मेरे हाथ के ऊपर से गुजर गया है, लेकिन दिल नहीं मानता था क्योंकि मैंने अपने हाथ पर बाकायदा किसी के हाथ की गर्मी और उंगलियों का दबाव महसूस किया था। मैंने सोचा हो सकता है यहाँ किसी की बदरूह भटकती फिरती हो। मुझे वो सारा इलाका ही आसेब ज़दा लगने लगा। मैं दोबारा बेंच पर लेट गया। उसके बाद मुझे नींद आ गई और कोई होश न रहा। आंख उस वक्त खुली जब दिन निकल आया था और पंडित मुझे जगाते हुए कह रहा था, बालिक मुड़ी से कब वापस आए, जाप पूरा कर लिया था क्या? मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा और पंडित से कहा, जाप पूरा हो गया था गुरुदेव। क्या अवतार सावर्धन की आत्मा ने तुम्हारा मंगलसूत्र स्वीकार कर लिया? मैंने दिल में कहा, कैसा मक्कार पंडित है, उसे सब कुछ मालूम है मगर मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैंने कह दिया, हाँ गुरुदेव, मेरा मंगलसूत्र सावर्धन की आत्मा ने स्वीकार कर लिया है। मैंने 200 रुपए की रक्षना भी सुराख में डाल दी थी। पंडित ने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा, धन हो धन, बच्चा तू बड़ा खुशकिस्मत है। जा, अब तेरा हर जन्म में कल्याण होगा। मैंने कहा, गुरुजी अब आज्ञा दें, मैं वापस अहमदाबाद जाऊंगा। पंडित मुझसे कुछ और रकम बटोरना चाहता था। दोनों हाथ नफी में हिलाते हुए बोला, ना ना बच्चा, अभी तेरा कर्म कांड पूरा नहीं हुआ। तेरे मंगलसूत्र पर मुझे महावीर जी का खास मंत्र पढ़कर फूंकना होगा। मैंने बेजारी से उससे पूछा, इसके कितने पैसे होंगे? पंडित ने फौरन जवाब दिया, 100 रुपए रक्षना होगी, ज्यादा नहीं। मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था। मैंने पंडित को 100 रुपए दिए और कहा, ये कर्म कांड भी अभी पूरा कर दीजिए। पंडित बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, पहले कुछ चाय पानी कर लें, वहाँ बरामदे में आ जाओ। कोठरी की दाएं जानिब एक छोटा सा वरांडा था जहाँ एक चारपाई और कुर्सी पड़ी थी। पंडित ने अपने किसी चेले को आवाज दी जो चाय और पूड़ियाँ ले आया। हम बरामदे में आकर बैठ गए। पंडित ने मेरा मंगलसूत्र वाला हाथ अपने हाथ में लिया और संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगा। संस्कृत जबान को मैं फौरन पहचान लेता था, अगरचे मैं पढ़ लिख नहीं सकता था। वो मंत्र पढ़ रहा था कि मुलाजिम चाय और पूड़ियाँ लेकर आ गया। उसने ट्रे चारपाई पर रख दी। पंडित ने मंत्र मुख्तसर करके मेरी कलाई पर बंधे हुए जाफरानी मंगलसूत्र पर 2 बार फूंका और मुस्कुराता हुआ कहने लगा, अब तेरा सारा काम हो गया है। अब तू अवतार सावर्धन का पक्का भक्त बन गया है। ये लो पूड़ियाँ खाओ। जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा बहुत खाया। पंडित ने केतली में से चाय प्याली में डालकर मुझे दी। दासवर्धन, तू बड़ा वरदान है। तूने जैनी धर्म का कर्म कांड भी पूरा कर लिया है। अब तू जैन भगत बनकर महावीर जी की भक्ति मार्ग का प्रचार कर, तेरा पुनर्जन्म खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, गुरुजी, ये सब तुम्हारी कृपा है। मैंने यही सोचा है कि अब बाकी जीवन महावीर जी की भक्ति करके ही गुजारूं। जहां हम वरांडे में बैठे थे वहां जरा फासले पर एक दरख्त था, शायद कीकर का दरख्त था। उसी दरख्त के साथ एक बकरी और एक गाय बंधी हुई थी। मेरी निगाह यूं ही उसकी तरफ गई तो देखता हूँ कि वही रात वाली औरत दरख्त के पास खड़ी मेरी तरफ देख रही है। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये कमबख्त यहाँ भी आ गई है।
फिर सोचा कि ये तो पंडित थी की तनख्वाहदार मुलाजिमा है और उसी के कहने पर रात को मुड़ी पर जाप करने वालों के पास जाती है और अपने आप को परलोक की देवी जाहिर करके उन पर असर डालती है। मैंने फैसला कर लिया कि इस औरत के सामने पंडित की खबर लेता हूँ। उसी औरत ने वही रात वाली जाफरानी साड़ी पहन रखी थी। दिन की रोशनी में उसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी। उसके नक्श बड़े तीखे थे और रंग सांवला था। वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हमारी तरफ आने लगी। मैंने पंडित से कहा, गुरुजी आप बड़े वरदान जैनी हैं। आप तो अपने पुजारियों को जो कहें वो आपको पेश कर देते हैं। फिर आपको क्या जरूरत है कि आप औरत को पैसे देकर मुड़ी पर जाप करने वालों के पास उन पर असर डालने के लिए भेजते हैं। पंडित बड़ा हैरान होकर मुझे तकने लगा। बोला, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। वो जो मैंने तुम्हें बरहना औरत के बारे में खबरदार किया था वो तो एक बदरू है। यहाँ सब कब्रें और मुड़ियाँ हैं। यहाँ रात को अक्सर बदरूहें फिरती हैं। मैंने उसी काम के लिए कोई औरत नहीं रखी। इसी दौरान वो जाफरानी साड़ी वाली औरत जिसने मुझे अपना नाम चंद्रिका बताया था हमारे करीब आकर खड़ी हो गई थी और मेरी तरफ मुसलसल देखे जा रही थी। मैंने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए जरा तुर्श लहजे में कहा, तो फिर ये औरत रात को मेरे पास किसने भेजी थी? मैंने जिस तरफ इशारा किया था पंडित जी ने उस तरफ देखा, फिर ज्यादा हैरान होकर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, तुम किस औरत की बात कर रहे हो? मैंने मजीद गुस्सीली आवाज में कहा, ये औरत जो हमारे सामने खड़ी है क्या आपको नजर नहीं आ रही? पंडित ने एक बार फिर जिस तरफ मैंने हाथ से इशारा किया था उस तरफ देखा। अब पंडित के चेहरे पर ऐसे तासुरात जाहिर हुए जैसे उसे मेरी दिमागी सेहत पर शक होने लगा है। उसने कहा, यहाँ तो कोई औरत नहीं है, तुम किस औरत की बात कर रहे हो? मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये पाखंडी पंडित दिन की रोशनी में मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। एक औरत हमारे सामने खड़ी है और ये मुझे ये तासुर देकर बेवकूफ बना रहा है कि यहाँ तो कोई औरत नहीं है। जाफरानी साड़ी वाली औरत मुझसे कोई एक कदम दूर खड़ी थी। मैं गुस्से में उठा कि उस औरत का हाथ पकड़कर पंडित को बताऊं कि मैं उस औरत की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी रखेल है। जैसे ही मैंने उस औरत की कलाई पकड़नी चाही, मेरा हाथ उस औरत की कलाई के आर पार हो गया, जैसे मैंने हवा को पकड़ने की कोशिश की हो। मैंने बौखलाहट में औरत के बाजू पर हाथ डाला तो उसका बाजू भी मेरे हाथ में ना आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत हवा की बनी हुई है। जाफरानी साड़ी वाली औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और हाथ बांधकर कहा, पतिदेव, जब तक तुम मेरे पति होने का इकरार नहीं करोगे मुझे इस जन्म में नहीं छू सकोगे। मैं कुछ डर जरूर गया था लेकिन अपने होशो हवास में था। मैंने उसे कोई बदरूह समझते हुए डांट कर कहा, तू जिसकी बदरू है उसी के पास वापस चली जा, मैं तेरे आसेब में आने वाला नहीं। पंडित की हालत अजीब हो रही थी। वो फटी फटी आंखों से मुझे तक रहा था। बोला, बच्चा, तुझ पर ओम नाम के जाप का असर हो गया है। कोई बदरूह तेरे पीछे लग गई है। जहाँ लेट जा, मैं अभी मंत्र पढ़कर बदरूह को भगाता हूँ। जाफरानी साड़ी वाली चंद्रिका की सारी तवज्जो मेरी तरफ थी। उसने पंडित की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। कहने लगी, मैं जाती हूँ पतिदेव, भगवान तुम्हें सुखी रखे। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और खामोशी से वापस दरख्त की तरफ चली गई। दरख्त के पीछे जाती वो मुझे जरूर नजर आई, उसके बाद जैसे वो गायब हो गई। पंडित ने मुझे बाजू से पकड़कर कहा, बेटा यहाँ चारपाई पर लेट जा, मैं अभी बदरूह को भगा देता हूँ। मैंने पंडित जी से कहा, इसकी अब जरूरत नहीं है गुरुजी, बदरू चली गई है, अब मुझे इजाजत दें, मैं वापस जाऊंगा। मैंने पंडित जी के घुटनों को हिंदुओं की तरह छुआ और रेत के टीलों की तरफ चल दिया जिनके पीछे नंदीकंड का छोटा सा गाँव था। वहां से अक्सर यक्के बीकानेर शहर की तरफ जाते रहते थे। जाफरानी साड़ी वाली औरत का ख्याल मेरे दिल में जरूर था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो यहीं नंदीकंड में ही रह जाएगी, मेरे साथ नहीं लगी रहेगी। मैं उसे कोई बदरू ही समझ रहा था। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था कि मैंने किसी बदरू को देखा था, और वो भी एक खूबसूरत औरत की शक्ल में। नंदीपुर गांव में यक्कों का अड्डा था। वहां 3-4 यक्के खड़े थे, सवारियां बैठी हुई थीं। मैं भी एक यक्के में बैठ गया। अब मुझे खुफिया पुलिस के आदमी का ख्याल आ गया कि कहीं वो भी मेरा पीछा करता वहां ना गया हो। मैंने बड़ी एहतियात के साथ गर्दन घुमाकर आसपास देखा। वहां तकरीबन सब देहाती औरतें और मर्द ही थे। वो खुफिया पुलिस वाला आदमी मुझे दिखाई न दिया। मैं मुतमईन होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद यक्का सवारियों को लेकर बीकानेर शहर की तरफ चल पड़ा। बीकानेर वहां से 8 मील दूर था। ये कच्चा रेतीला रास्ता था जो बड़ी सड़क से निकलकर नंदीकंड के गांव की तरफ जाता था। जब बड़ी सड़क आई तो यक्का उसके किनारे किनारे चलने लगा। उसी सड़क पर से कभी कभी कोई ट्रक गाड़ी या फौजी जीप गुजर जाती। बीकानेर शहर पहुंचकर मैं अपने होटल में आ गया। ये एक दरमियाने दर्जे का होटल था जो लारी अड्डे के अकब में वाक़ था। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। छोटा सा कमरा था, गुस्ल खाना साथ ही था, इसलिए मुझे दुगना किराया देना पड़ा। मैंने कमरे में आते ही गुस्ल किया, कपड़े पहने। होटल का मुलाजिम लड़का आ गया। उसने पूछा, भोजन किस वक्त लाऊं सर?
मैंने उससे पूछा, तुम्हें मालूम है जोधपुर को गाड़ी किस वक्त जाती है? लड़का बोला, गाड़ी तो शाम को 7 बजे जाती है सर, आप लारी पर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ से घंटे घंटे बाद जोधपुर को लारियां चलती हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय ले आओ। कमरे में कल का हिंदी का अखबार पड़ा था। मैं हिंदी पढ़ लिख लेता था। मैं पलंग पर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। छत के साथ लगा हुआ पंखा धीमी रफ्तार से चल रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी जिसमें से हवा अंदर आ रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही थी। मैंने देखा था कि बीकानेर में दिन के वक्त तेज हवाएं चलती रहती थीं और उनमें रेत के जर्रे शामिल होते थे। उस वक्त भी यही गर्म हवा खिड़की में से अंदर आ रही थी। मैं अखबार रखकर खिड़की बंद करने के लिए उठा। ये खिड़की होटल की पिछली जानिब खुलती थी। यहाँ से दूर दूर तक फैले हुए रेत के टीले और उनमें बने हुए मकान नजर आते थे। खिड़की से थोड़े फासले पर नीचे एक दरख्त था। मैं खिड़की बंद करने लगा तो जाफरानी साड़ी वाली औरत चंद्रिका मुझे एक बार फिर दिखाई दी। वो दरख्त के नीचे खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। उसने हाथ जोड़ रखे थे और जैसे मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। कमबख्त ये बदरू मेरा पीछा करते यहाँ भी आ गई थी। मैंने खिड़की बंद करके चटखनी लगा दी और पलंग पर लेटकर सोचने लगा कि उस बदरू से किस तरह पीछा छुड़वाऊं। फिर ख्याल आया कि ये बेजरर सी हवाई मखलूक है, मुझे खामखा अपना खावंद जताने लगी है। हिंदू औरत की बदरू होने की वजह से वो आवागौन पर अकीदा रखती है और ये समझ बैठी है कि मैं पिछले जन्म में उसका खावंद रह चुका हूँ। मैं हिंदुओं के आवागौन के अकीदे से बखूबी वाकिफ था। अपना नाम चंद्रिका बताती है और किसी को छू भी नहीं सकती, ना इसे कोई छू सकता है। बिल्कुल बुखारात की तरह है। अगर कभी कभी सामने आ जाती है तो आती रहे, मेरा क्या बिगाड़ती है। मैंने उठकर खिड़की खोली, दरख्त की तरफ देखा। चंद्रिका की बदरू वहां पर नहीं थी। अब मेरी सारी तवज्जो अपने मिशन पर थी। मैंने खिड़की बंद कर दी और कुर्सी पर बैठकर गौर करने लगा कि मुझे रॉ के इंचार्ज गोकुलदास पांडे की बेटी मीनाक्षी पर किस तरह गलबा हासिल करना है। आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज था। कुनूदगी सी तारी हो गई और सो गया। आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। जल्दी से उठकर बत्ती जलाई, घड़ी देखी, शाम के 7:30 बज रहे थे। होटल के लड़के ने कहा था कि बीकानेर से शाम के वक्त गाड़ी जोधपुर को जाती है। मैं नीचे जाने लगा तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने होटल वाला लड़का चाय की प्याली लिए खड़ा था। सर, मैं पहले भी दरवाजा खटखटा कर चला गया था, आप शायद सो रहे थे। मैंने कहा, जोधपुर जाने वाली गाड़ी का टाइम क्या है? लड़का बोला, 7 बजे वाली गाड़ी तो चली गई है, अब रात को 12 बजे एक गाड़ी जाएगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खामखा सो गया और गाड़ी छूट गई। मैं अब 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके वापस अहमदाबाद पहुंचकर अपने मिशन का ऑपरेशन शुरू करना चाहता था। मैंने चाय की प्याली ले ली और लड़के से कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर सो गया तो मुझे 11 बजे रात को आकर जगा देना, दरवाजा खुला होगा। ठीक है सर। लड़का चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। चाय खत्म की। कमरे में कुछ गर्मी सी महसूस हुई। उठकर खिड़की खोल दी। खिड़की में से बीकानेर के सहराई खुनक हवा के झोंके अंदर आने लगे। मेरे पास कोई सामान तो था नहीं। कलाई में मंगलसूत्र बंधा हुआ था। माथे पर जैन मत का तिलक लगा था। जेब में इंडियन करेंसी के 150-200 रुपए बाकी महफूज पड़े थे। बज़ाहिर अहमदाबाद तक मेरा रास्ता साफ था। खतरे की कोई बात नहीं थी। मेरा हुलिया पूरा जैनी हिंदुओं जैसा था। मैं हिंदी में बात कर सकता था। किसी को जरा सा भी शक नहीं पड़ सकता कि मैं मुसलमान हूँ। जोधपुर की गाड़ी छूटने में अभी 3-4 घंटे पड़े थे। कमांडो ट्रेनिंग ने मेरे आसाब को फौलाद से भी ज्यादा सब्र आजमा और मजबूत बना दिया था। मैं बंद कमरे में बैठकर 3-4 घंटे इंतजार कर सकता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। मेरी छठी हिस्स मुझे किसी खतरे से आगाह कर रही थी। पहले तो मैंने यही समझा कि चूंकि मेरी सारी तवज्जो जल्द अज जल्द अहमदाबाद पहुंचने के लिए है, इसलिए गैर शऊरी तौर पर मेरे आसाब इस्तराब का इजहार कर रहे हैं। मैं पलंग से टेक लगाकर नींद दराज हो गया। आंखें बंद कर लीं। सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आगे ट्रेन में अहमदाबाद तक मेरा बड़ा लंबा सफर है। जोधपुर में गाड़ी भी बदलनी पड़ेगी। मेरा ख्याल खुफिया पुलिस के आदमी की तरफ चला गया। कहीं वो मेरा पीछा करता होटल तक न पहुंच गया हो। लेकिन सारा दिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। हो सकता है मेरे बारे में उसका ये शुबा कि मैं हिंदुओं के भेस में मुसलमान पाकिस्तानी जासूस हूँ दूर हो गया हो और उसने मेरा पीछा करना तर्क कर दिया हो, वरना वो होटल के अंदर इर्द गिर्द मंडलाता जरूर नजर आ जाता। इतने में मुझे दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। मैंने लेटे लेटे आंखें खोल दी। कमरे की बत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी में मैंने जो मंजर देखा उसने एक बार तो मेरे जिस्म को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे मेरा खून मेरी रगों में जम गया है। दरवाजे में वही खुफिया पुलिस वाला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल था और पिस्तौल का रुख मेरी तरफ था। उसने बड़े सुकून से कहा, तुम मुसलमान हो, पाकिस्तानी जासूस हो। ये बात साबित हो गई है।
कोई हरकत न करना। मेरा पिस्तौल भरा हुआ है और मेरा निशाना कभी खाली नहीं गया। मैंने भी बड़ी जल्दी अपने हवास पर काबू पा लिया और कहा, महाशय जी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं ना तो मुसलमान हूँ ना पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं जैनी हिंदू हूँ। मेरा नाम दासवर्धन है। नंदीकंड के पंडित जी से मंगलसूत्र लेने आया था। अब वापस अहमदाबाद जा रहा हूँ। खुफिया पुलिस वाले ने मुझे गाली देकर कहा, थाने चलकर जब तुम्हारा पाजामा उतरवाया गया तो तुम्हारे मुसलमान होने का राज खुल जाएगा। नीचे पुलिस की गार्ड तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है। भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी लाश खून में तड़प रही होगी। खामोशी से उठकर मेरे आगे लगकर नीचे चलो। अगर देखा जाए तो मैं मुसीबत में पूरी तरह फंस चुका था। अगरचे उस खुफिया पुलिस वाले हिंदू सिपाही को ये नहीं मालूम था कि वो एक तजुर्बेकार ट्रेंड कमांडो को ललकार रहा है, लेकिन जब दुश्मन के हाथ में पिस्तौल हो और पिस्तौल की नाली का रुख कमांडो के सीने की तरफ हो तो कमांडो कुछ भी नहीं कर सकता। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ की पुलिस मेरा चेहरा एक मुश्तबा जासूस की हैसियत से देखे। अगर मुझे थाने ले जाया गया तो वो पुलिस ऑफिसर मेरी तस्वीरें भी उतारेंगे, मेरे हाथों की उंगलियों के निशान भी ले लेंगे। मैं अगर उसके बाद पुलिस की हिरासत से फरार भी हो जाऊं तो राजस्थान की पुलिस के पास मेरी तस्वीर और उंगलियों के निशान रिकॉर्ड में मौजूद होंगे। मेरी तस्वीर अखबारों में एक मफरूर पाकिस्तानी जासूस की हैसियत से छप जाएगी और ये तस्वीर जाहिर है रॉ के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस के इंचार्ज गोकुलदास पांडे की नजर से भी गुजरेगी, जो मेरा असल टारगेट है। और यूं मेरा इंतहाई अहम मिशन शुरू होने से पहले ही मलियामेट हो जाएगा। इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि इस खुफिया पुलिस वाले हिंदू ऑफिसर को कमरे के अंदर ही कत्ल कर दिया जाए ताकि मेरा राज कमरे से बाहर ना निकलने पाए, क्योंकि ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत थी कि मेरे खतने हो चुके थे और ये राज खुल जाने के बाद मेरे सारे मिशन के बर्बाद हो जाने में कोई शक व शुबा नहीं था। मेरे अंदर का कमांडो बेदार हो गया। मुझे हर हालत में उस खुफिया पुलिस वाले को कत्ल करना था। मैंने एक तरीका सोच लिया और आहिस्ता से पलंग से उठ पड़ा। खुफिया पुलिस अफसर के पिस्तौल की नाली का रुख सीधा मेरे दिल की तरफ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।